हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आ गए हम एक और अनदर वीडियो के साथ, जो कि इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज भी लास्ट है, बट आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर आता है, उसमें से ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल नाम क्या है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, आपको डिटेल में बताया था, उस पर अब बात नहीं करूंगा मैं। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो पहले आप देख के आओ, ठीक है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे आज हम। बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इसकी, कि क्या होता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बाकी सबसे कैसे अलग है। बाकी सबसे ये अलग ही है, ये आप समझ लो। और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर 100% इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 2-3। 1 मार्क्स में भी बन सकता है, 2 मार्क्स में भी बन सकता है, 3 मार्क्स में भी बन सकता है, केस स्टडी भी बन सकती है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लो। बार बार कह रहा हूं, 10 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है। लास्ट एक्सरसाइज होगी ये, और लास्ट ही टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। पढ़ लेते हैं पहले, एक एक चीज इसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, फ्रेंच वर्ड है ये। दीज डिस्ट्रीब्यूशंस आर ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। कुछ कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट कर रहा हूं, वो हाईलाइटेड पॉइंट्स ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। कैसे, तभी पता चल पाएगा कि बाकियों से ये क्यों डिफरेंट है। हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जो रैंडम वेरिएबल है ना, उस रैंडम वेरिएबल में भी दो टाइप होते थे, डिस्क्रीट वेरिएबल और नॉन डिस्क्रीट वेरिएबल, या फिर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, इस तरीके के क्वेश्चंस करते थे, जिसमें हम कार्ड्स वाले क्वेश्चंस, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, कॉइन्स वाले क्वेश्चन, डाइस वाले क्वेश्चंस करते थे। जैसे अगर मान लो 50 टाइम्स मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, उसमें से कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, ये चीज मैं बता सकता हूं इजीली। एक फाइनाइट नंबर में मैं काउंट करके बता सकता हूं कि इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया। वो वो होती है डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है ना। कि जो रैंडम वेरिएबल है उसमें बोला है कि नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, या नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन डाइस, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हम पढ़ते थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें हम ये क्योंकि क्यों अलग है बाकी सबसे, देखो, अ रैंडम वेरिएबल विच इज कॉल्ड नॉन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दो टाइप के रैंडम वेरिएबल थे ना, डिस्क्रीट नॉन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वाले हम अब तक जो हमने पढ़ा वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। इसमें हम नॉन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। और इसी को पढ़ने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है जी। if it can assume infinite number of values in a interval, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट अंडरलाइन कर रहा हूं, इस पर मैं बॉक्स बना रहा हूं। इनफाइनाइट वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेगी हमें इंटरवल के अंदर। जैसे एग्जांपल देखो, हाइट एंड वेट ऑफ पीपल, साइंटिफिक मेजरमेंट्स, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एसेट्रा। अब समझो, उसमें हमें फाइनाइट मिलते थे, जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, हम काउंट कर सकते हैं ना, कि अगर हमने 50 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो उसमें हम बैठ के काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स कितने होंगे। बट अगर यहां पर हाइट की बात आती है, क्योंकि हाइट और वेट हम पॉइंट्स में भी बोल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ना कि किसी की हाइट 151.25 होगी, किसी की हाइट 151.26 भी हो सकती है, किसी की हाइट 153.09 भी हो सकती है। आ रही है मेरी बात समझ? किसी का वेट 86.4 भी हो सकता है, 86.3 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है, 86.09 भी हो सकता है। इस तरीके से ये वेट केजी में हो सकते हैं ना, केजी में वेट्स, ये हाइट्स हैं सेंटीमीटर्स में। क्लियर है इतनी बात? तो अब अगर मैंने 151 से 152 इंटरवल में, ये इंटरवल है,
इस इंटरवल में अगर मैंने हाइट बतानी चाहिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल सकती है मुझे, क्योंकि 151 और 152 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाली बातें मैं आपको सिखाने लगा हूं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, कॉन्सेप्ट नहीं समझना, अगर इस टॉपिक से थ्योरी का क्वेश्चन आ गया ना तो कर नहीं पाओगे, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा आपने तो। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही मतलब है तो फिर ये वाली वीडियो मत देखो, नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज पे आएगी, फिर उस पे आ जाना। अगर आपको थ्योरी बोरिंग लग रही है तो, बोरिंग लगनी ही नहीं चाहिए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा रहा हूं। इट इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, उसी को ही हम बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। क्लियर है इतनी बात? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, आओ इस पर बात करते हैं जरा। लेट एक्स बी आर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस टॉपिक्स में आप ऐसे पढ़ते थे ना कि लेट एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल, और वो रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, कुछ भी। तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स था। यहां पर अगर बोल रहा है वो एक्स, अब इस टॉपिक में, स्पेशली इस टॉपिक में 9.6 एक्सरसाइज में जो एक्स रैंडम वेरिएबल जो डिफाइंड है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है। A function f y equal to fx is called probability density function of x if it satisfy the following properties। ठीक है ना? तो इस मतलब अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको समझा देता हूं मैं, थ्योरी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि थ्योरी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। थ्योरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इस थ्योरी से, ठीक है ना? तो थ्योरी के पर्पज से ही समझा रहा हूं मैं आपको ये वाली बातें। क्लियर है ना? इतनी क्लियर है? जरा बताओ कि इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे चलें। इसका हमें यूज जो है वो उसमें नहीं करना, क्वेश्चन करने में। उस क्वेश्चन करने में क्या यूज होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है, क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 या 1 के बीच में होती है। मतलब 0 से 1, मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, 0 से बड़ी। यहां पर ये बोला है कि अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई लिमिट, कोई इंटरवल है, क्योंकि इंटरवल की ही बात होती है ना यहां पर, तो कोई अगर इंटरवल है तो उसका सम करने पर, इंटीग्रेशन करके फिर लिमिट लगा के उसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा हमेशा। आपको याद होगा कि प्रोबेबिलिटी का सम भी हमेशा 1 ही आता था। क्लियर है? यहां पर भी आपको ऐसे दिया है कि अगर इस तरीके से आपको लिमिट दी है, ए एक्स रैंडम वेरिएबल है, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ए से बी लिमिट है, तो हम इसको ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। बट बस ये प्रॉपर्टीज हैं, एक बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं वो 1 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन इस पर बेस्ड, ठीक है ना? तो पूछा भी गया है लास्ट, शायद एग्जाम में या फिर लास्ट किसी उसमें होगा आपका सैंपल पेपर में जो सीबीएसई निकालती है, आप चेक कर लेना, ठीक है ना? मैंने आपको लिख दिया है। समझने वाली बात क्या है, सिर्फ इस पेज पर अब तक हमने जो पढ़ा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमने डिफरेंस पढ़ा क्या होता है। वो इंटरवल्स में डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की, और प्रोबेबिलिटी जो भी इसकी आती है तो वही है कि पॉइंट्स में ही आती है, जो भी आंसर आता है अप्रोक्सीमेशन में ही आता है। ऐसे ही जो लास्ट हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पढ़े थे अब तक बाइनोमियल में या पॉइजन में, वो फाइनाइट था, काउंट करा जा सकता है। क्लियर है जी? आगे बात करेंगे कुछ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वही चीज उन्होंने बोल दी है कि जो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया गया। इसको हम इट इज
ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। इन क्लास 11th यू हैव कम अक्रॉस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपने क्लास 11th में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे। ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है जो कि मैंने आपके सामने यहां पर बनाया हुआ है। एक बेल शेप्ड कर्व है जो कि सिमेट्रिक होता है अबाउट अ वर्टिकल लाइन थ्रू द मीन। ये मीन की लाइन है, ठीक है ना, ये मीन की लाइन है। इसका मतलब समझ लो 0,0 एक्स एक्सिस है और ये ऐसे है। इसमें मीन, मॉड और मीडियन की वैल्यू तीनों में सेम होती है। इसका क्या यूज है? कुछ यूज नहीं है इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में, बस थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये चीज स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा यूज होती है, इस वजह से मीन, मॉड, मीडियन की बात की गई है। ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है। तो आपको ये समझना है कि जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कुछ भी कह सकते हो आप, ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है जो कि सिमेट्रिक होता है वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है, इसके सिमेट्रिक, इसका मतलब यहां पर जो एरिया होगा और यहां पर जो एरिया होगा वो बराबर बराबर होगा। ये होता है मतलब सिमेट्रिक का, ठीक है ना। ये मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन थ्रू द मीन। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन, मॉड, मीडियन की वैल्यू इक्वल होती है। नॉर्मल कर्व नेवर क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये जो नॉर्मल कर्व है ये कभी भी क्रॉस नहीं करेगी इस एक्स एक्सिस को, एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली ऑन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। इस तरफ जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लो, जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लो, बट कहां तक एक्सटेंड होगा? कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। द टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। यानी कि इस कर्व का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जितना भी है पूरा अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया कितना आएगा? 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरा एरिया 1 आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये 0.5 हो जाएगा और ये भी 0.5 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि पूरा 1 है, ये भी इधर भी हाफ और इधर भी हाफ, ये वर्टिकल लाइन है बीच वाली, ठीक है जी। क्लियर है इतना? चलो, द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन एंड इज गिवन बाय दिस। अब यहां पर हमें इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं करना। आप ये समझ लो, आप ये समझो कि ये फंक्शन बनाने के लिए हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं, आपको ये फंक्शन नहीं बनाना, आपको ये यूज नहीं करना, क्योंकि थ्योरी में दे रखा है तो इस वजह से मैंने यहां पर लगा दिया। आपकी बुक में भी दे रखा था, बट आपको इसका यूज नहीं करना। आपको यहां पर किस एक फॉर्मूले का यूज करना है? बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लास्ट में अभी बताऊंगा। where parameters mu and standard deviation are mean and standard deviation of x respectively। वही बातें बताई गई हैं यहाँ पर कि जो म्यू है उसको हम मीन बोलते हैं और ये वाला जो साइन है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है हमें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जिसको हमें कोई मतलब नहीं है इससे हमारा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, बस इस पेज पे हमें इतना ही पढ़ना था। यहां पर आ जाओ अब। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब तक हमने पढ़ा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, नॉर्मल कर्व पढ़ा, है ना। ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ रैंडम वेरिएबल दैट, इसमें जो ये रैंडम वेरिएबल है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है, हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable that has a normal distribution with mean mu equal to 0। तो मीन की, अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी का कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू 0 होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होती है। ये छोटी सी बात याद रख लो, थ्योरी का क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। is said to have standard normal probability distribution। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत इजी है। यहां पर देखो, ये एक नॉर्मल हमें फॉर्मूला दिया था
एक बना हुआ था फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या बोला, हमने ये बोला कि म्यू की जगह तो रख दो 0, मीन 0 कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 कर दो। यहां पर वो काम करते ही ये नया फंक्शन बन के आ गया। इसको हमने एफ जेड से रिप्रेजेंट करना है, एफ एक्स से नहीं। एफ एक्स का मतलब, एफ एक्स का मतलब ये जो एक्स है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहा है। इसी की जगह पर जब ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ जेड में तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सारा खेल यहीं का है। अब सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है कि x, हमें तो क्वेश्चन में x में करके कन्वर्ट करके दिया होगा, हमें उसको z में लेके आना है और उससे हमें वैल्यू पता करनी है जो कि आपको एग्जाम में मिलेगी। आपको यहां पर आपकी बुक में नहीं दे रखी है, बट लास्ट पेज में जाओगे अगर अपनी बुक के 749 पेज है आई थिंक, उसमें z टेबल बनी होगी, उसमें से आपको वैल्यूज देखनी है z टेबल, z टेबल के नाम से, है ना। तो इसको हमें z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे हम ये वाली बातें, क्लियर है ना। तो ये इस पर आऊंगा, अभी अभी आ रहा हूं इस पर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी। तो देखो इसी फॉर्मूले में मैंने यहां पर 1 पुट किया तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा e की पावर -1/2 x माइनस म्यू 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो सिर्फ ऊपर x स्क्वायर बचेगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो, तो देखो e की पावर -x का स्क्वायर अपॉन 2, x को रिप्लेस कर दिया z से और z यहां पर बता दिया वही कि -इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब इंटरवल है कि कुछ भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था हमारा नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ थ्योरी पर्पस से पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है, हमें इसका क्वेश्चन में यूज नहीं करना। ये होता है नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। जब मैं मीन की वैल्यू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, जो कि इसका यूज भी नहीं है। सर जब इसका यूज ही नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम। बेटा कुछ चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़नी चाहिए, क्योंकि थ्योरी वाले पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं मैं। 10 मार्क्स का चैप्टर है, हम नहीं चाहते कि एक भी मार्क्स आपका छूटे। 10 में से 10 मार्क्स आने चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हम कैलकुलस में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इतनी बड़ी कैलकुलस है और 15 मार्क्स की वेटेज है, तो हम वहां ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम यहाँ ज्यादा टाइम लगाएंगे, अपने 65 मार्क्स को प्रिपेयर करेंगे। अब जो बच्चे 100 मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो कैलकुलस जरूर करना, क्योंकि आपको सीयूईटी में भी हेल्प मिलेगी। बट ज्यादा टाइम आप नहीं वेस्ट करना चाहते, या फिर आप चाहते हो कि हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, टाइम कम है, तो आप अभी फिलहाल के लिए 15 मार्क्स की कैलकुलस को स्किप कर दो। 65 मतलब 15 मार्क्स की कैलकुलस को हटा के 65 मार्क्स का आप अपना पेपर अच्छे से तैयार कर सकते हो, जिसमें से आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं आती होगी, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। एक एक चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करवाया है, और क्या लोगे बताओ। आपको बैठ के देखना है, कॉपी पेन ले लो, मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो, टैबलेट खोलो, जो भी आप पे है, बैठ के वीडियोस देखो, ठीक है जी। जो भी प्रॉब्लम आती है फिर हमसे आप डिस्कस करो, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लो या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके डाउट पूछ लो। चलो, तो रैंडम वेरिएबल इन केस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। मैंने आपको बताया ना भाई कि कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर दिया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। एक्स, कैपिटल एक्स जो था, मतलब कैपिटल एक्स तो रैंडम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल एक्स जो था ना एफ एक्स वाला, ये एफ एक्स वाला, ये वाला इधर, ये ग्राफ, ये वाला एक्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला एक्स, तो ये नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन पे जाना था, तो हमें z में वैल्यू चाहिए है, क्योंकि हमें z टेबल से ही वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया कि उसको z से रिप्रेजेंट कर दिया। सो द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इज गिवन बाय दिस। ये कहां से बना, ये यहीं से बना, मैंने आपको अभी समझाया है। क्लियर है इतनी बात।
एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व लाइक नॉर्मल कर्व्स, इस वाले कर्व पर अभी आऊंगा मैं, इस वाले कर्व पर अभी आऊंगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट कर्व है और ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड, इस पर अभी मैं बात करने लगा हूं। एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व like normal curves, the area under the standard normal curve also represent the probability. We need to calculate three types of probabilities. अब आ गए हम असली बात पर कि हम पढ़ तो सर प्रोबेबिलिटी रहे थे, हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की तो बात ही नहीं हुई, अब होगी। उससे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वो होता क्या है ना। प्रोबेबिलिटी की बात अब करते हैं, तो सारा खेल जेड का है। प्रोबेबिलिटी लिखिए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी z लेस देन z। अब ये कैपिटल Z और स्मॉल z का मतलब क्या है अभी समझाता हूं। कैपिटल Z का मतलब तो वही हो गया ना कि यहां पर जो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लेस देन z यहां पर एक वैल्यू देगा आपको क्वेश्चन में वैल्यू देगा वो, ठीक है ना, कि किस रेंज से हम किस रेंज के लिए निकाल रहे हैं, वो क्वेश्चन में वैल्यू देगा आपको। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि बोला गया कि z लेस देन 1.6 ऐसे करके कुछ बोला, तो ये स्मॉल z की वैल्यू हो गई 1.6। अब यहां से मतलब आपको क्वेश्चन में तो ऐसे देगा वो x लेस देन 1.6, तो आपको इस x को z में कन्वर्ट करना है, जो कि अभी बताऊंगा आगे, तो सब्र रखो बस, आने वाले हैं उस बात पर। पहले एक एक करके ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फंक्शन एफ जेड रिप्रेजेंट्स द एंटायर एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विच इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन z इक्वल टू, वो देखो लेफ्ट इक्वल टू z, ठीक है ना। एक एक करके बात करते हैं, ये क्या है, ये चीज क्या है। तो देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, स्टैंडर्ड वर्टिकल लाइन है ये वाली, जिस पर ये जीरो होगा, मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसके राइट हैंड साइड में यहां पर एक वैल्यू होगी स्मॉल z, ये स्मॉल z है। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, अगर इस तरीके से अगर मुझे दिया होगा तो मुझे f ऑफ z के इक्वल दिखेगा ये, कि मतलब ये चीज क्या है आप समझ लो। आपको ये चीजें निकालनी नहीं है, आपको ये वैल्यूज जो ये एफ जेड की वैल्यूज आपको दिख रही है ना कि सर ये क्या लिखा है, उटपटांग का समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा। अभी थ्योरी के बाद एग्जाम्पल करवाऊंगा, दो समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र रखो, समझते रहो बातों को। एफ जेड क्लियर है ना, ये एफ जेड यहां पर आपको वैल्यू देगा कोई, वो वैल्यू आपको पीछे टेबल में चेक मिल जाएंगी एज इट इज, बस आपको उठा के आंसर में लिखनी है, एग्जाम में आपको मिल जाएगी वो वैल्यू क्वेश्चन के साथ ही, क्लियर है। बट आपको दिखनी आनी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी सिखा दूंगा। तो अगर ये स्मॉल z है और हमें वो कह रहा है कि लेस देन z, मतलब ये स्मॉल z से छोटा, तो छोटा ही तो इधर ही हुआ ना पूरा, ये जो इधर z है इससे ये वाला पूरा एरिया, तो इसको हम बोलेंगे f ऑफ z। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपको याद करना है, ये चीजें आपको याद करनी है, जो याद करने वाली है वो मैं बता रहा हूं याद करने में। देखो ये याद करने वाला नहीं था, मैंने कहा था मत करो, छोड़ दो, ये चीजें याद कर लो जो मैंने छोटी छोटी इंपॉर्टेंट लिखवाई है। तो सारी थ्योरी में जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट, वो आपको एक कॉपी में नोट डाउन करनी है, अगर आपको याद रह सकती है तो ठीक है। तो ये तीन चीजें हमसे वो एग्जाम में निकालने के लिए पूछेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बस ये तीन चीजें, हर क्वेश्चन में ये तीन चीजें ही आ सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। तो एक एक करके मैंने आपको बता दिया कि अगर z लेस देन z हो, इसका ग्राफ ये होता है, मतलब ये होता है इसका कि z लेस देन z का मतलब ये हो गया कि ये स्मॉल z से छोटा यहां तक पूरा, तो एफ जेड, ठीक है ना, से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर इंटरवल की बात होती है कि ये स्मॉल z1 लेस देन z लेस देन z2, इसका मतलब ये रहा z2, ये रहा z1, ये रहा z2, और ये बीच में ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया वो निकालने के लिए हमसे कह रहा है, तो वही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, वही प्रोबेबिलिटी है। कैसे निकालेंगे ये हम, इसके लिए हमारे पास ये बोला गया है कि जो बाद में लिखा है ना f ऑफ z2 माइनस f ऑफ z1, क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको समझा ही दूंगा तब तो।
अगर ग्रेटर देन जेड की बात करता है तो ग्रेटर देन जेड को समझ लो। अब यहां देखो, ये रहा जेड, ग्रेटर देन जेड का मतलब तो राइट हैंड साइड हो गया, जेड से बड़ा। यहां पर देखो लिखा था ना, जेड से छोटा, स्मॉल लेस देन जेड, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया जिसको हम एफ जेड कह देते हैं, उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू टेबल में देखेंगे, आंसर आ जाएगा। जेड से बड़ा, अब आप कहोगे कि सर जेड से बड़ा है तो इसकी भी डायरेक्ट टेबल में वैल्यू देख लेते हैं, बट नहीं। क्यों नहीं देख पाओगे, रीजन सुन लो। क्योंकि ये जो बुक में वैल्यू दे रखी है ना आपकी जेड टेबल की, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया की वैल्यूज दे रखी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज है ना वो करके आपको दे रखी है। तो आपको ज्यादा लॉजिक पे नहीं सुनना कि सर राइट हैंड साइड वाली क्यों नहीं दे रखी, सर राइट हैंड साइड वाली देनी चाहिए, हम कैसे निकालेंगे, वो वैल्यूज कैसे बनती हैं, हमें क्या लेना देना उस चीज का, हमें वैल्यूज दे रखी हैं उससे मतलब रखो बस। वैसे ही पढ़ने को बहुत कुछ है, तो इस पर अब क्या रिसर्च करने लगोगे, क्या पीएचडी करनी है क्या इस पर अब? तो राइट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया कि जेड से ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज। तो सर कैसे निकालेंगे, अब सुन लो। क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज दी होती है ना, तो इसका मतलब हमें जेड के इधर वाली वैल्यूज सारी दे रखी होंगी, इधर वाली वैल्यू सारी दे रखी होंगी हमें। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इस पूरे कर्व का एरिया 1 होता है। तो 1 में से अगर मैं ये वाला पोर्शन सारा माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। 1 क्या है, 1 तो ये पूरा है, ये पूरा, उसमें से अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ग्रेटर देन के लिए ऐसे निकालना है, 1 में से माइनस करना है एफ जेड। एफ जेड मतलब ये वाली वैल्यू लेस देन वाली माइनस करनी है 1 में से। बहुत ही क्लियर बात है, क्वेश्चन में जब आएगा तो करवाऊंगा ही, तो टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। क्लियर है जितनी बात, तीनों ग्राफ मैंने आपको समझा दिए हैं। ना आपसे कोई ग्राफ पूछा है एग्जाम में, ना आपसे इस पर थ्योरी पूछ रहा है एग्जाम में। कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट वाली जो कि आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। एग्जाम में आपको अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आप फंसोगे नहीं, कर पाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एफ जेड, अब कुछ एफ जेड की प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत बेसिक है। एफ ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू 1, कहने का क्या मतलब है, यानी कि आप इंफिनिटी का मतलब ये हो गया ना कि 1 से ज्यादा तो वैल्यू देगा नहीं, ये मतलब है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब एफ ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू 1 हो सकता है। एफ ऑफ जीरो क्या हो सकता है, एफ ऑफ जीरो हो सकता है 1/2 यानी कि 0.5। क्या मतलब है, एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो यही तो है, ये एफ ऑफ जीरो। तो इसका मतलब इस तरफ वाला 0.5, इस तरफ वाला 0.5, तो ये मतलब है इसका कि इसको भी हम एफ जीरो को 0.5 कहते हैं। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि अगर एफ जीरो आ गया तो आप 0.5 इजिली कह सकते हो, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। इस ग्राफ पे भी बात करता हूं, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ इसके लिए है, इस वाली प्रॉपर्टी के लिए जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव आ गया, एफ माइनस जेड आ गया, अब क्या करें सर, एफ माइनस जेड आ गया तो क्या करना है आपको, 1 में से माइनस करना है एफ ऑफ जेड। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही बन गया ग्रेटर देन वाला, हाँ बिल्कुल सेम यही चीज बन गई, बट मतलब अलग अलग है, ये याद रखना, मतलब अलग अलग है। वन सेम चीज जरूर गई है बट मतलब अलग अलग है। देखो यहां पर z का मतलब ये क्या, राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज, माइनस जेड का मतलब इधर, जीरो से इधर नेगेटिव वाली वैल्यूज। तो अगर मुझे ये वैल्यूज निकालनी है, ये वाली अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है माइनस एफ ऑफ जेड वाली वैल्यूज, है ना, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा वैल्यूज, क्योंकि माइनस में माइनस एफ ऑफ माइनस जेड की वैल्यूज आपको पीछे टेबल में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, वो भी वैल्यूज नहीं मिलेंगी। अब उस पर भी मत जाना कि सर क्यों नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना कि ये कर्व वर्टिकल लाइन से सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब जितना एरिया इधर है पूरा, उतना ही एरिया इस लाइन के इधर होगा। तो अगर ये वाला एरिया, अगर ये मैंने z बनाया, मान लो ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू -2 है, ठीक है, इस तरीके से, तो
अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड कर लेता हूं ना, तो ये वाला एरिया जो आएगा वो इस वाले एरिया के बराबर आएगा। ये समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा एरिया यहां से यहां तक पूरा पूरा ये पूरा, और यहां से इस लाइन के ये पूरा एरिया सिमेट्रिक होता है, यानी कि इक्वल होता है। तो अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट का एरिया, इतना एरिया निकाला, और सेम ही इसके नेगेटिव साइड से इसका एरिया निकाला, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर आएगा। तो मैं ये वाला एरिया तो निकाल नहीं सकता क्योंकि माइनस में है, उसकी वैल्यू हमें पीछे दी नहीं होती है। बट ये ग्रेटर देन, ये वाला ग्रेटर देन जेड करके मुझे ये जो लगाता हूं इस वाले लास्ट में यहां पर, देखो इधर, ये तो मैं निकाल सकता हूं ना, देखो ये रहा, अभी जो मैंने आपको थर्ड वाला समझाया, ये तो मैं निकाल सकता था ना, कैसे कि वन में से पूरा माइनस कर दूंगा इसके लेस देन वाला ये, तो मेरा ये निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, बस ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ माइनस जेड। याद रख लो, छोटी छोटी बातें हैं कि एफ ऑफ माइनस जेड कैसे निकलेगा, वन में से माइनस कर दो एफ जेड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां से निकल के आया, क्या लॉजिक है, तो फिर इसको लर्न कर लो। मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मैंने वो सिंपल सिंपल बेसिक पार्ट लिए हैं जिससे कि आपको मैं इजीली समझा पाऊं, और ग्राफ भी मैंने अपने हिसाब से ही यहां पर बनाए हैं जिससे कि मैं आपको इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकूं। इससे बेस्ट तरीका क्या है एक्सप्लेन करने का, वो मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना बेस्ट समझाया है। अगर आपको अभी भी नहीं आया समझ में, तो आप फॉर्मूलेस लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखना है, इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखना है, इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखना है, लर्न कर लो। बाकी फिर तो सारा जेड टेबल में जाओ, वहां पर वैल्यू देखो और आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में 95 क्या 99% चांस यही है कि आपको वैल्यू जो है वो एग्जाम में गिवन आएगी। तो अब आते हैं मेन इस फॉर्मूले पर कि x अगर गिवन है तो उससे z पे कैसे जाना है, क्योंकि सारा खेल ही z का है ना। हमें वैल्यूज का जो आंसर मिलेगा ना लास्ट में, जो लास्ट में हमें आंसर मिलने वाला है वो हमें z टेबल की हेल्प से ही मिलने वाला है लास्ट में आंसर। तो क्वेश्चन तो हमें दिया होगा x में, क्योंकि x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना रैंडम, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को। तो उस x से z में जाना है, फिर अपनी जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये अप्लाई करनी है। तो you have learned to find the area under standard normal curve. To find the area under any normal curve, first convert the normal distribution random variable x to the standard normal distribution variable z. आ गई बात समझ? ये चीज लास्ट में क्यों लिखी है, आपको याद रहे कि जो x जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल, यानी कि वही कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो x है, उसको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल में, जिसको हमने z से रिप्रेजेंट किया है, z से। तो ये फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली इस फॉर्मूले में। तो z इक्वल टू x, ये x आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा, ये म्यू मीन आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा। तो z आप यहां से निकाल सकते हो, बस z निकल के आ गया, फिर अपनी ये सारी जो प्रॉपर्टीज जो हमने z में पढ़ी हैं इसमें आप निकाल सकते हो। अब आप पूछ रहे होंगे ना ये z क्या है, ये z वही है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट किया था ना, ये वही है। तो क्वेश्चन आपको x में करके वैल्यू देगा, आपको z में निकालनी है, उसके बाद इस प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करनी है, एंड देन आपको टेबल में ढूंढनी है वो वैल्यू z टेबल में जाके, और आपका आंसर आ जाएगा। ये है, ठीक है ना। तो यहां पर ये पूरी थ्योरी खत्म होती है। जितनी थ्योरी थी इसमें मैंने अपनी तरफ से आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ा दी है, इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं वो नोट डाउन कर लो,
और उसके बाद यहाँ पर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे, जो कि 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं हम इसके। एक तो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 ये वाला, और एक करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ये आपकी एमएल अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं एमएल अग्रवाल के ही। एक्सरसाइज पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आओ इस एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि गिवन दैट मीन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल एक्स, नॉर्मल वेरिएबल एक्स से आपको पता चल जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो मीन हमें गिवन है इसका कितना, 12, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 4 गिवन है। देन फाइंड द जेड स्कोर। जेड स्कोर मतलब वो जो जेड का फॉर्मूला था ना, वो लगाना है हमें यहाँ पर। ऑफ डाटा पॉइंट 20। डाटा पॉइंट 20 का मतलब क्या है, ये जो x हमें दिया हुआ है ये हमें 20 गिवन है। तो डाटा पॉइंट 20 का मतलब यही है कि वो जो x रैंडम वेरिएबल की, हम नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो हमें 20 गिवन है। उससे हमें z में वैल्यू बतानी है क्या आएगी, ठीक है ना, कन्वर्ट करनी है वैल्यू। तो वो कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, और पूछा भी गया है 1 मार्क्स में। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन इस पर ना आ जाए, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ए पार्ट का आंसर आ गया आपका। बी पार्ट में देखो क्या बोला है, बी पार्ट में हमें बोला है कि वो डाटा पॉइंट निकालो। इस बार हमें जेड स्कोर 5 दिया हुआ है, इस बार हमें जेड की वैल्यू 5 दे रखी है, और इससे हमें एक्स में जाना है। उल्टा हो गया, अब तो उल्टा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा ये। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस सारा कुछ वही लगेगा, बस इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 20 प्लस में 12 इक्वल टू में एक्स, तो ये 32 आ गया आपका निकल के। कि जब x 30 है तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते अपना z में तो हमारा 5 आ जाता। ऐसे ही सी पार्ट देखो, ऐसे ही सी पार्ट में देखो, डाटा पॉइंट ही निकालना है, और जब z हमें दिया है -2, तो हो सकता है z की वैल्यू माइनस में आ जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि f ऑफ -2 माइनस z जब आता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो आ सकता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। देख लो, ये एक छोटा सा ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो 2 फॉर्मूले थे ना वो मैंने आपको याद नहीं करवाए। ये काम का फॉर्मूला है, ये आपको यूज करना है। और प्रॉपर्टीज जो दे रखी है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एफ की जो प्रॉपर्टीज दे रखी है वो आपको याद रखनी है बस। तो -2 इक्वल टू में एक्स फाइंड करना है, -12 अपॉन में 4, -8 प्लस 12 इक्वल टू एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 4, ठीक है जी। तो जब x हमारा 4 होगा तो उसको अगर हम z में कन्वर्ट करते तो हमारी वैल्यू -2 आती। तो हमने z की वैल्यू दे रखी थी -2, हमने उसको x में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है इतनी बात। तो ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, मतलब पूरा तो नहीं आएगा, वही एक पार्ट इसमें से कोई ऐसा आ सकता है 1 मार्क्स में। एग्जाम्पल 5 देखो अब। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन। जो जो वैल्यूज हमें काम की हैं वो लिख लेते हैं। मीन 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 10 गिवन है। इफ 1000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, अगर 1000 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 33 मार्क्स। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स लेस देन 33 आएंगे। अब यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना वो किसकी, लेस देन 33। अब यहां पर ये गलती मत कर लेना कि यहां पर आप समझो कि ये z में दे रखा है, आप ये समझो कि ये ऐसे दे रखा होगा z में, आप ये समझोगे कि ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, z में दे रखा होगा। नहीं, ये आपको वैल्यू x में दे रखी है, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू x में दे रखी है, आपको z में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू लेस देन 33, इसका मतलब ये जो 33 पर आपको z फाइंड करना पड़ेगा। तो आओ कर देते हैं फाइंड। फॉर्मूला पुट लगाएंगे हम अपना, एग्जाम में लिख के भी आएंगे फॉर्मूला बढ़िया से। तो 33 माइनस म्यू 30 है, और ये आ गया आपका 10। तो z की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 3/10 यानी कि 0.3। तो इसका मतलब p z लेस देन 0.3। बस ये काम आपको अगर करना आ गया तो समझो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, ठीक है जी। पी जेड लेस देन 0.3, आपको याद है ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी समझाई है, इतना टाइम लगा के मैंने आपको
ये वाली प्रॉपर्टी समझाई थी। ये वाली प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहां से अगर ऐसे गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, बस अगर लेस देन का केस है तो डायरेक्ट आपको यहां पर लिखना है f ऑफ 0.3। अब ये f ऑफ 0.3 की जो वैल्यू है ना, एग्जाम में आपको गिवन आएगी, बट आपको नहीं पता, तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि 749, पीछे 749 में z टेबल बनी हुई है। यहां पर देखो 749 पेज पर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये z टेबल बनी हुई है। यहां पर हमें f 0.3 की वैल्यू पता करनी है। तो f 0.3 की वैल्यू कहां मिलेगी हमें, देखो ये रहा 0.3, 0.3 यहां पर इस फर्स्ट उसमें 0.3 वैल्यू है 0.6179। तो 0.3 में 0 पर जाएंगे वैल्यू, तो 0.6179 अगर आपको देखनी आती है तो अच्छी बात है, बट वही है मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आपको मिलेगी। तो 0.6179 क्लियर है इतनी बात। ये हो गया आपका क्वेश्चन, और ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी है इसमें, ठीक है। साथ में मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा, अभी फिलहाल के लिए जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो नहीं लिखूंगा, यहां लिख देता हूं कि ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। क्लियर है जितनी बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में ये बोला था कि मोर देन 50, मोर देन 50 का मतलब ये है कि वो जो x पूछ रहा है 50 से बड़ा, इसका मतलब मुझे पहले तो z में निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हो 20/10 यानी कि 2 आ गया। तो इसका मतलब P जो हो गया वो Z ग्रेटर देन 2 हो गया। अब ग्रेटर देन 2 की वैल्यू कैसे निकालें? ग्रेटर देन 2 की वैल्यू हमें पता है, हम ऐसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं F2 को। यही थी, प्रॉपर्टीज पर चले जाओ और एक बार ध्यान से देख लो बातें, ये रही वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन है तो 1 में से माइनस कर देंगे FZ, बस क्लियर, सिंपल कहानी, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो 1 में से माइनस कर देंगे F2। अब F2 की वैल्यू आपको मिलेगी एग्जाम में, नहीं मिलेगी तो टेबल में देख लो, टेबल में आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ये तो हमने अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है, वो ये कह रहा था कि अगर 1000 स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं एग्जाम में तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने थे ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 33 मार्क्स, तो जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका निकल के 6 पॉइंट क्या वैल्यू थी हमारी, हाँ 617.9। इसका मतलब आप इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें तो होंगे नहीं, पॉइंट में तो आएंगे नहीं, तो 618 आ जाएगा आपका। चलो हम वहां पर F2 की बात कर रहे थे, F2 की वैल्यू होती है 0.9772। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वैल्यू आपको ये एग्जाम में मिलेगी, ठीक है जी। नहीं मिलेगी तो आप इजीली उसको देख भी सकते हो, टेबल मिल जाएगी, नहीं तो आपको मिलेगा तो सही है आपको कुछ ना कुछ, है ना। तो 0.228, 228। अब वही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं इसमें भी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके, तो 0.0228 मल्टीप्लाई 1000, तो 22.8, तो वही है, राउंड ऑफ करके आप निकाल सकते हो 28, 23। तो 23 स्टूडेंट्स आपके आ जाएंगे, राउंड ऑफ करके आप निकाल देना। क्लियर है इतनी बात। चलें आगे, थर्ड पार्ट करें इसका। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है कि बिटवीन 30 एंड 45 का मतलब ये है कि x जो है, यानी कि लिखने का तरीका भी सिखा रहा हूं आपको मैं साथ में, ये मतलब है इसका। तो वही है कि इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी देखो ये वाली लगेगी, ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये प्रॉपर्टी। तो f ऑफ z2 माइनस f ऑफ z1, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस क्या करना है जो बाद में लिखा है
अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पर z में तो कन्वर्ट ही नहीं किया अभी। सबसे पहले बेटा इसमें z में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से माइनस का 0.3 आ जाएगा और फिर दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 45 माइनस 33। सॉरी, एक्चुअल में वो था 30 माइनस 30 ही था। x भी 30 है और वहां से मीन भी 30 है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपकी जो आएगी वो 45 माइनस 30 अपॉन में 10, यानी कि 1.5 आ जाएगा आपका, है ना। तो यहां से आपकी जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालनी है 0 से z 1.5। देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो कैसे लिखेंगे, जो बाद वाला है वो लिखना है माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो हमें रटी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी लिखवा दिया था वो, कि वो वैल्यू जो मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी लिखवा दी थी, है ना। एफ 1.5 की वैल्यू हम जरूर देखेंगे कि वो कितना है, 0.9332, 0.9332, और ये आपको पता है 0.5 होती है वैल्यू, ठीक है ना। ये आप रख लेना, एफ जीरो की वैल्यू यही होती है 0.4332। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, वही 0.4332 मल्टीप्लाई में 1000, जब आप करोगे तो 43 ये आ जाएगा आपका। तो वही है, राउंड ऑफ करोगे तो 433 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कोर करते हैं 30 से 45 मार्क्स के बीच में। क्लियर है जी, 433 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बस ये आपको निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको ये एग्जांपल में करवाए हैं। एक्सरसाइज आपको मैं कंप्लीट करवा ही दूंगा, टेंशन मत लो, 9.6 करवा दूंगा, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, टेबल आपको मिल जाएगी पूरी थ्योरी 2 एग्जांपल के साथ इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया आपकी। तो वीडियो आपको आई होप जरूर अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत करी थी इस वीडियो को बनाने के लिए, स्लाइड्स वगैरह लगाई आपके लिए मैंने, एक एक चीज को ऐसे मैनेज किया कि कनेक्ट कर सको आप। फिर मैंने उसके हिसाब से ही एग्जांपल्स भी ऐसे लिए जिससे कि आपको इजीली समझ में आ पाए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज पर और ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आपका कमेंट आता है तो हमें अच्छा लगता है पढ़ के, बस कमेंट आ रहा है तो हमें उससे कुछ नहीं मिल रहा, बट बस यही है कि एक अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब मेहनत करते हैं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पर जी जान से मेहनत करनी है। 10 मार्क्स का टॉपिक आता है ये अकेला, तो छोड़ना नहीं है कुछ भी, इसमें तो पूरे 10 में से 10 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, बाय।